सिद्दीक का एक कज़न रहता था कराची में लियारी के इलाके में। अरशद पप्पू गिरफ्तार हो चुका था 2006 में। उस वक्त रहमान डकीत और उसका गैंग वहाँ एक्टिव था। सिद्दीक का कज़न अनीस बीएसयू का एक स्टूडेंट फेडरेशन का एक रहनुमा था जाहिद बलोच, उसके साथ एक्टिव हो गया। जाहिद बलोच रहमान डकीत के भी बहुत करीब था। अनीस बलोच रहमान के मशहूर कमांडर बाबा लाडला से उसके अच्छे ताल्लुकात थे, वो उसी के लिए काम कर रहा था। 2008 में पुराना गोली मार के इलाके में जाहिद बलोच का मर्डर हो जाता है। हमारा टारगेट अनीस भी था और सिद्दीक बलोच भी था। सिद्दीक को मामले की संगीनी का इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन वो डरा हुआ था। रहमान के पास गए, रहमान ने इनकी बात सुनी और उसने कहा कि ठीक है, तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, तुम क्यों डरते हो। इसी दौरान एक इंफॉर्मेशन पे मैंने एक जगह रेड किया, मुझे वहां से सिद्दीक बलोच मिल गया। सिद्दीक से जब पूछा अनीस के बारे में, उसने बताया कि जी वो आज सुबह बलूचिस्तान निकल गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ वो बहुत ही दुखी और दिल तोड़ने वाली है। सिद्दीक बलोच नाम का एक नौजवान बच्चा, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, जो कि बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके वालिद प्राइमरी टीचर थे और ये बहुत गरीब फैमिली थी। गांव बड़े गरीब लोगों का था। अच्छा, मैं एरिया और बहुत से नाम जो हैं वो मैं तब्दील कर रहा हूँ, उसकी भी रीज़न है। आपको पता है बहुत सी कानूनी चीज़ें भी हैं। सिद्दीक बलूच की फैमिली तो बहुत ही गरीब थी। इसके वालिद सरकारी नौकरी करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और उनके घर के हालात भी उस एरिया के दीगर घरों की तरह बहुत ही ख़राब थे। तो इसके वालिद ने किसी भी तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाया। उसके वालिद की ख्वाहिश थी कि अपनी तालीम मुकम्मल करके सिद्दीक जो है एक वकील बने और अपने घर के, अपने गाँव के, अपने इलाके के लोगों के हालात देखे, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करे। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कानूनी मदद के लिए बेयारो मददगार घूम रहे होते हैं, उनकी मदद करे। तो आपके इल्म है कि अलहदगी पसंद तंजीमें बलूचिस्तान में काफ़ी तवील अरसे से एक्टिव हैं और उनको गवर्नमेंट पर अटैक करती हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाती हैं तंजीमें। उनको हर वक्त अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है और वो जहन साजी करके ख़ास तौर पे जो स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करते हैं और उनको अपने मकासद के लिए तैयार करते हैं। तो सिद्दीक बलोच, उसका कोई रुझान इस तरफ नहीं था, लेकिन उस पर प्रेशर बहुत था। उसके बहुत से दोस्त जो अलहदगी पसंद तंजीमों के लिए काम कर रहे थे, हमदर्दी रखते थे और तंजीमें भी वहाँ पे बहुत एक्टिव थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको भी अपनी तरफ माइल करने की, लेकिन इसने अपने घर की गुर्बत देखी थी, अपनी फैमिली के हालात इसको पता थे और उसके जहन में था कि मैं अपने वालिद के ख्वाब किसी तरीके से पूरे करूं। तो वो नज़रअंदाज करता रहा इन तमाम चीज़ों को। वो कि उसने कहीं मुखालफत तो नहीं की उनकी, लेकिन ये कि किसी न किसी तरीके से वो एक कन्नी कतरा के निकल जाता था और अब तक वो इन तंजीमों से दूर था। जबकि उसके दोस्त, इर्द गिर्द के जितने रहने वाले नौजवान थे, वो अलहदगी पसंद तंजीमों से मुतासिर भी थे और कहीं ना कहीं उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते थे। कुछ लोग तो बाकायदा इन तंजीमों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन बहुत से नौजवान थे जो कि सिर्फ हमदर्दी रखते थे। सिद्दीक के दिल में हमदर्दी तो थी, लेकिन वो किसी भी तंजीम का या मुसल्लह जदोजहद का हिस्सा नहीं था और उसके जहन में बस ये धुन सवार थी कि किसी तरीके से अपनी फैमिली के हालात सही करूँ, तालीम मुकम्मल करूँ, एक दफ़ा वकील बन जाऊँ और उसके बाद हो सकता है मेरे घर के हालात अच्छे हो जाएं। इंटर पास करने के बाद सिद्दीक बलोच को, चूँकि वहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, तो उसकी फैमिली ने फैसला किया कि इसको कराची भेजा जाए। और वैसे भी वो परेशान थे कि अलहदगी पसंद ग्रुपों के लोग जिस तरीके से प्रेशर डालते थे सिद्दीक पर या लोगों के जो बच्चे थे वहाँ पर, नौजवान बच्चे, तो वो उससे बचना या उसकी मुखालफत करना बहुत मुश्किल था। तो एक ही बच्चा था, 5 बहनों का भाई था और इसके लिए फैमिली की ख्वाहिश थी कि कुछ बन जाए। तो इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि सिद्दीक का एक कज़न रहता था कराची में लियारी के इलाके में और इन्होंने उससे बात की और उसने कहा ठीक है, आप इसे कराची भेज दो। अब ये इन तंजीमों से बचने की खातिर और आला तालीम के लिए कराची चला गया। अब होता क्या है कि जब ये कराची आया, ये बात कर रहा हूँ मैं 2007 और 8 की, उस वक्त मैं एसपी लियारी था। गैंग वॉर जो थी बड़े ज़ोरों पे थी और रहमान डकीत
अरशद पप्पू गिरफ्तार हो चुका था, उसे हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था 2006 में। 2007 और 8 में मैं लियारी में था, तो उस वक्त रहमान डकीत और उसका गैंग वहां एक्टिव था। सिद्दीक का कज़न अनीस वो लियारी में रहता तो वो गार्डन के इलाके में था, लेकिन एक्टिव वो ज़्यादातर लियारी में था। मजदूरी करता था पहले, लेकिन उसके बाद फिर वो BSU का एक स्टूडेंट फेडरेशन का एक रहनुमा था, जाहिद बलोच, उसके साथ एक्टिव हो गया। जाहिद बलोच अलहदगी पसंदों में उसका एक मकाम था बलूचिस्तान में, और कराची में अलहदगी पसंद जितने ग्रुप थे उनके दरमियान राब्ते का जरिया भी था। जाहिद बलोच रहमान डकीत के भी बहुत करीब था। जाहिद बलोच ने कोशिश की थी किसी तरीके से रहमान को इस बात पे आमादा किया जाए कि आपने पीपल्स अमेन कमेटी जो बनाई है उसको कहीं ना कहीं आप बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करें। बलूचिस्तान से बहुत से लोग आते थे जो टेररिज्म में थे और अलहदगी पसंद ग्रुपों के लोग थे, जो वहाँ से कानून नाफिज करने वाले इदारों से बच के निकलते थे तो कराची में पनाह लेते थे। तो जाहिद बलोच इस सिलसिले में बड़ा काम करता था, और उसकी ख्वाहिश थी कि लियारी को अलहदगी पसंद ग्रुपों का एक कराची में एक मरकज़ बनाया जाए जहाँ से तहरीक चलाई जाए, और यहाँ जो लोकल बलोच हैं उनको भी इसमें इस्तेमाल किया जाए। अनीस बलोच रहमान के मशहूर कमांडर बाबा लाडला से उसके अच्छे ताल्लुकात थे, और वो उसी के लिए काम कर रहा था। तो जाहिद बलोच से उसकी अच्छी दोस्ती थी। होता ये था कि जाहिद बलोच अक्सर इसके पास रहता था या ये साथ टाइम गुजारते थे, और होता ये था कि जाहिद बलोच को बड़ा पढ़ा लिखा लड़का था, उसे अंदाज़ा था कि एजेंसियां पुलिस उसके ताकुब में, तो वो बड़ी फ़ोन पे ख़ास तौर पे बड़ी एहतियात करता था। तो होता ये था कि अक्सर और बेशतर वो ज़्यादातर कॉलें अनीस के नंबर से करता था अगर ये साथ होते थे। अनीस ने सिद्दीक बलोच को भी जाहिद से मिलवाया और लियारी के तमाम जो गैंगस्टर थे उनसे भी मिलवाया, लेकिन सिद्दीक किसी और तबीयत का था, और उसका फोकस ये था कि किसी तरीके से मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँ और छोटी मोटी मुझे मजदूरी मिल जाए, कहीं छोटा ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं अपना खर्चा भी पूरा उठा सकूं। लेकिन अनीस उसकी मदद करता था, और अनीस ने कोशिश की कि इसे भी किसी तरीके से गैंग वॉर में किसी गैंग में शामिल करवाए, इसलिए कि वो तो खुल्लम खुल्ला ये काम करता था। लेकिन सिद्दीक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एक नौजवान था, उसका फोकस अपनी पढ़ाई और अपने मुस्तकबिल पर था। अनीस की वजह से सिद्दीक बलोच और जाहिद की भी दोस्ती हो गई, और अक्सर ये साथ होते थे। अब जाहिद जो था वो सिद्दीक को इसलिए पसंद करता था कि एक नौजवान था जो कि पढ़ाई की तरफ माइल था, क्राइम से भी बचा हुआ था, और उसको मुस्तकबिल में ये पता था कि अगर ये वकील बनता है तो ये अपनी कौम के बहुत काम आ सकता है, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो उसने बिल्कुल इसे कोशिश नहीं की किसी तरीके से अपने अलहदगी पसंद ग्रुपों में इसको इन्वॉल्व करे, लेकिन वो इसकी जहन साजी इस हद तक करता था कि लिटरेचर उसको देना, या उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें उसको उससे डिस्कशन जो होता था उसमें उसको इस हद तक ज़रूर उसको बताता था कि भाई बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और उसके लोगों के क्या ख्यालात हैं। अब होता कुछ इस तरीके से है कि 2008 में पुराना गोलीमार के इलाके में जाहिद बलोच का मर्डर हो जाता है। ये एक टारगेट किलिंग थी, और 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं जो फायरिंग करके जाहिद बलोच को मौके पे मार देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो अच्छा, एजेंसियां पुलिस जाहिद बलोच पे नज़र रखी हुई थी और उस पर हम काम कर रहे थे। तो जाहिद बलोच का जब कॉल डेटा और दूसरी चीज़ें चेक की गई और उस पर ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें वर्किंग चल रही थी, तो उसमें अनीस का सेल फोन नंबर और जो सिद्दीक बलोच का जो सेल फोन नंबर था वो बड़ा यूज़ हुआ है। बाज़ औक़ात जाहिद ने इन नंबरों से कॉलें की थी, और इन नंबरों पे बहुत से ऐसे लोगों की कॉलें आती थी जो कि अलहदगी पसंद ग्रुपों के लिए बहुत अहमियत रखते थे। इस सिलसिले में जब हमने पकड़ दकड़ शुरू की, टारगेट करना शुरू किया, हमारा टारगेट अनीस भी था और सिद्दीक बलोच भी था। मैं और मेरी टीम अनीस और सिद्दीक बलोच के पीछे जब लगे तो हमने बड़ी कोशिश की इनको वहाँ से गिरफ्तार करने की। लियारी में मुख्तलिफ जगहों पर रेड करते थे, लेकिन जाहिद के मारे जाने के बाद अनीस तो एहतियात करता था, और उस तक कहीं से चूँकि लियारी में रेड पड़े उसके पीछे, और सिद्दीक उस वक्त एहतियात नहीं करता था, लेकिन सिद्दीक की हमें लोकेशन नहीं पता था और रहता कहाँ है। तो अनीस का भी ऐसे ही था,
और इस दौरान होता ये कि जैसे हमने रेड करनी शुरू की तो किसी तरीके से अनीस को बनक मिली और ये और सिद्दीक रहमान डकैत के पास गए। इन्होंने उससे बात की और इन्होंने बताया कि जाहिद के मर्डर के बाद पुलिस ने हम पे रेड करनी शुरू कर दी हैं। ख़ास तौर पे अनीस बात कर रहा था भी सिद्दीक को मामले की संगीनी का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो डरा हुआ था, खौफजदा था। तो जब ये रहमान के पास गए, रहमान ने इनकी बात सुनी और उसने कहा कि ठीक है तुम लोग एहतियात करो और हम देखें, हमें खुद नहीं पता कि जाहिद बलूच को किसने मारा है, लेकिन मालूमात कर रहे हैं और तुम लोग अपनी एहतियात करो, तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, तुम क्यों डरते हो। बहरहाल अनीस और सिद्दीक बलूच दोनों अब एहतियात करने लगे। बाज़ औक़ात ये शांति नगर चले जाते थे, वहाँ भी अनीस के कोई दोस्त थे, बाज़ औक़ात ये माजगुड़ चले जाते थे, कहीं कभी मलीर चले जाते थे, लेकिन एहतियात करते थे। इसी दौरान एक इंफॉर्मेशन पे मैंने एक जगह रेड किया, तो ये शांति नगर का एरिया था। वहाँ जब रेड किया तो मुझे वहाँ से सिद्दीक बलूच मिल गया, जबकि अनीस वहाँ मौजूद नहीं था। और सिद्दीक से जब पूछा अनीस के बारे में, उसने बताया कि जी वो आज सुबह बलूचिस्तान निकल गया है और उसे ख़तरा था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो इस डर से वो बलूचिस्तान निकल गया है। और चूंकि मैंने कुछ किया नहीं था इसलिए मैं गया भी नहीं, और जबकि उसने मुझे कहा था। जब हम सिद्दीक को ऑफिस लेके आए, उससे इंटरोगेशन की, तो बहुत सी चीज़ें सामने आई और एक नया पहलू सामने आया कि सिद्दीक वाकई एक मासूम नौजवान था जो बलूचिस्तान जिसने छोड़ा था अलहदगी पसंदों के डर से, अपने जान के खौफ से और सिर्फ अपनी फैमिली के ख्वाब पूरे करने की खातिर वो इन अलहदगी पसंदों ग्रुप से बचना चाहता था। कहीं ऐसा ना हो कि वो उनके हत्थे चढ़ जाए और वो इसे मजबूर करके अपने गैंग में शामिल करें। तो जब ये इसी डर से कराची आया, उसने तमाम चीज़ें बताई। उसने बताया कि जी जाहिद बलूच से मुलाकात थी, जाहिद बलूच रहने आता था अनीस के पास, कभी उसके साथ घूमता फिरता था, तो इसकी भी अच्छी मुलाकात थी, लेकिन ये किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था। और इसने बताया कि जी वो मेरा फ़ोन भी इस्तेमाल करता था, अनीस का भी करता था। उसे ये ज़रूर पता था कि जाहिद बलूच अलहदगी पसंद ग्रुपों के लिए अहमियत रखता है, लेकिन इतनी अहमियत रखता है ये उसे पता नहीं था। सिद्दीक की इंटरोगेशन के बाद मैंने जो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे हैं उनको भी मैंने अपने साथ इंटरोगेशन में शामिल किया। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसका बैकग्राउंड मुझे वहाँ से चेक करवाएं। उन्होंने इसके गांव से भी इसका जो इन्फॉर्मेशन थी वो ली, इसका पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया और वाकई हमें पता चला कि ये वाकई बहुत ही गरीब फैमिली का एक नौजवान है और किसी जुर्म में वहाँ भी नहीं था और कराची में भी किसी जुर्म में नहीं था, लेकिन ये बुरी सोबत में अपने कज़न की वजह से उठता बैठता था और जाहिर है उसके पास कोई और ठिकाना तो था नहीं, वो क्या करता। तो इस वजह से इस चक्कर में वो फंस गया। तो अब जब मैंने उससे पूछा कि जाहिद बलूच के बारे में तुम क्या जानते हो, तो उसने बताया कि जी जाहिद बलूच का जब मर्डर हुआ तो मैं और अनीस हम दोनों रहमान के पास गए, उससे मालूमात की और हमने अपना डर भी बताया कि पुलिस हम पे छापे मार रही है। तो रहमान डकैत ने इन्हें बताया कि मुखालिफ गैंग से लड़ाई चल रही है, हो सकता है उन्होंने टारगेट किया, हो सकता है कि किसी एजेंसी ने मारा हो और बीच में कोई बात थी जो उसे पता नहीं थी या वो छुपा रहा था, लेकिन उसने इनको यही बताया और कहा कि मैं मालूमात कर रहा हूँ, तुम लोग अपनी एहतियात करो। तो अब इसी इंटरोगेशन के दौरान सिद्दीक ने एक नई बात बताई जो कि मेरे इल्म में नहीं थी। उसने बताया कि जब पुलिस उस पर छापे मार रही थी जाहिद बलूच के मर्डर के बाद अनीस के ऊपर, तो इसी दौरान बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप के BLA के कुछ लोग लियारी आए थे और उन्होंने अनीस से मुलाकात की थी और सिद्दीक से मुलाकात की और इन्होंने इससे बात की और इन्होंने इनसे पूछा कि भाई तुम इतने करीब थे जाहिद के और तुम्हारे बहुत ही करीबी ताल्लुका तुम्हारे पास रहता भी था, बहुत कम लोगों को पता था कि ये जहाँ आना जाने का, तो ये क्या हुआ है। और उन्होंने शक जाहिर किया कि कोई भी करीबी आदमी इसके मर्डर में इन्वॉल्व है, तो वो कोई भी हो सकता है, वो तुम में से भी कोई हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, तो उसमें या तो हमारी मदद करो या फिर अपनी बेगुनाही साबित करो। अब सिद्दीक बिल्कुल उसे तो ये सेटअप पता ही नहीं था कि किस तरीके से ये जाहिद का मर्डर हुआ है या कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसे कुछ समझ नहीं आई। अनीस भी जो इसका कज़न वो भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये परेशान हो गए और इन्होंने BLA के लोगों को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन वो
मुतमईन नहीं हुए, जिस पर ये दोबारा रहमान के पास गए और रहमान को इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन रहमान ने कहा भाई देखो, तुम लोग बलूचिस्तान से अपना क्लियर कराओ, वहाँ किसी से बात करो, और मुझे नहीं पता, मेरा ताल्लुक नहीं है उनके साथ, अगर तुम लोग करवा सकते हो हमारी तरफ से तुम पे कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि चूंकि उसके साथ उठते बैठते थे तुम लोग, आने जाने का तुम्हें पता होता था, तो तुम बलूचिस्तान में किसी से बड़े से बात करो और ताकि वो तुम्हारी मदद करे। इस सिलसिले में जिस रात को हमने सिद्दीक को पकड़ा है, अनीस इसी सिलसिले में बलूचिस्तान निकल गया था और उसने यही तय किया था कि वहां जाकर किसी की मदद से मामला हल करवाऊं। अब जब तमाम इंटरोगेशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे और दीगर जो एजेंसियां जो हमारे साथ इंटरोगेशन कर रही थी वो भी इस नतीजे पे पहुंची कि सिद्दीक बलोच किसी जुर्म में मुलविस नहीं है, अब हमने ये फैसला किया है कि इसे रिलीज कर दिया जाए। लेकिन अब मेरे जहन में एक और खदशा था, अगर हम इसे रिलीज करते हैं तो अब जब इसे हमने गिरफ्तार किया, इसे उठाया, तो सबको पता था कि सिद्दीक पकड़ा गया है, और जब हम इसे रिलीज करेंगे तो जो बलोच अलहदगी पसंद थे वो तो पहले ही इन लोगों पे शक कर रहे थे, अब वो पता नहीं इनका क्या असर करेंगे। मुझे एक थोड़ा सा डाउट था कि इसको वहां से परेशानी हो सकती है, और यही बात मैंने इससे की कि भाई ये मुश्किल तुम्हें आ सकती है, इसलिए कि ये जो तंजीमें हैं ये अगर किसी पे शक करें और गद्दार करार दे दें तो वो फिर बेशक उसमें कोई सच्चाई ना भी हो, लेकिन ये नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर किसी को गद्दार इन्होंने करार दे दिया या मुखबर करार दे दिया तो उसके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे ये खदशा था, वो भी डर रहा था वो क्या करे। तो उसने मुझसे कहा कि हमारे जो एरिया के एक बड़े हैं, सरदार हैं कौम के, उनका भाई कराची में रहता है और आप उसे बुलवाएं और वो मुझे यहाँ से ले जाए ताकि वो मेरी हेल्प भी कर सकता है मुझे क्लियर कराने में। अब जिस शख्सियत का उसने नाम दिया मैं उनको जानता था, मेरे अच्छा ताल्लुक भी आज तक उनसे अच्छा ताल्लुक है, वो कबायली सरदार हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, उनको ये सूरत हाल बताई, तो वो बड़े अच्छे इंसान हैं। और वो आ गए, उन्होंने आने के बाद सिद्दीक से पूरी कहानी सुनी, हमसे सुनी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है इसे आप रिलीज कर दें मेरी जमानत पे, और जब कहेंगे मैं इसे पेश कर दूंगा और वहां पे मैं कोशिश करता हूं इसको क्लियर करवाऊं। ठीक है जी, ये तय हो गया। अब हमने जब इसे रिलीज किया तो वो सरदार खुद तो बलूचिस्तान नहीं गया, लेकिन उसने वहां किसी से बात की और सिद्दीक को कहा कि तुम जाओ वहां पे फलां लोग तुम्हारी मदद करेंगे। सिद्दीक बलोच चला गया, और जब वो वहां गया है तो सीधा अपने घर गया और उसने अपने वालिद को सारी बात बताई पूरा। अब जब उसके वालिद ने पूरा ये किस्सा सुना, सारी कार्रवाई सुनी, तो वो भी डर गए, पूरी फैमिली डर गई, और उन्होंने कहा कि जिस डर से हमने अपने बच्चे को यहाँ से भेजा था वही चीज़ मुसीबत बनकर किसी न किसी सूरत में हमारे साथ चिमट गई है। तो उन्होंने जो बीच के जो लोग थे वहाँ पर, बहुत से लोग थे जो अलहदगी पसंद तंजीमों के लिए काम करते थे, इन्होंने उनसे रब्ता किया और अपने बेटे की बेगुनाही की बात की, उनसे मिलवाया। सिद्दीक ने भी पूरी जो अपनी कहानी थी सुनाई और अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरे तरीके से कोशिश की, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं हुए। अच्छा, अनीस चूंकि सिद्दीक से पहले बलूचिस्तान जा चुका था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे अनीस गायब था, अनीस का कोई पता नहीं चला और उसकी फैमिली को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, लेकिन ये सबको पता था कि कराची से वो बलूचिस्तान आ चुका है। सिद्दीक चूंकि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कभी कहाँ भाग रहा था, कभी कहाँ जा रहा था, कभी किसके मिन्नतें कर रहा था, लेकिन उसको बज़ाहिर तो जो लोग थे बीच के उन्होंने तसल्ली दी कि हमारी बात हो गई है और तुम आराम से रहो, कोई मसला नहीं है। इलाके के जो बड़े थे उन्होंने भी तसल्ली दी कि ठीक है, अगर तुम बेगुनाह तो तुम्हें कुछ नहीं कोई कहेगा, तुम आराम से रहो और देखेंगे कुछ होता है तो। लेकिन मामला इतना सादा नहीं था। ये तमाम लोग इनसे तो ये तसल्ली देते थे इनको, लेकिन अलहदगी पसंद तंजीमों को खौफ इतना था कि उनसे बात करना और उनको मुतमईन करना किसी के बस में नहीं था, और इन्होंने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन बहरहाल ये किसी को मुतमईन नहीं कर सके। और अलहदगी पसंद तंजीमों के सामने भी अनीस और सिद्दीक थे जो आखिरी शख्स थे जो जाहिद जिनके साथ उठता बैठता था, राब्ता ज़्यादातर इन्हीं के फ़ोनों पे होता था या इन्हीं के साथ कहीं मूव करता था। अब होता है इस तरीके से है कि अनीस जो कि पहले से बलूचिस्तान आ चुका था,
उसने अपने तौर पे, उसकी जान पहचान तो थी, उसने अलहदगी पसंद ग्रुपों से बात की और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उनके मिन्नतें करता रहा, बहुत कुछ उसने कहा, लेकिन वो उससे मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने उसको पकड़ के बांध के अपने पास एक सेफ हाउस में रख दिया और इससे पूछगछ करते रहे, टॉर्चर करते रहे। अनीस चूंकि मार का इतना पक्का नहीं था और नशा भी करता था तरियाक का और लियारी गैंग वॉर में शामिल था, उसने वो क्राइम जरूर किए थे लेकिन वो किसी मुखबरी में इन चीज़ों में नहीं था। लेकिन उसकी सफाई और उसकी जो भी बेगुनाही थी वो उस मुसल्लह तंजीम ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उस पर बेताशा टॉर्चर किया, उसको मुख्तलिफ किस्म के उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और चूंकि कमज़ोर था इसने मार खा के और जान बचाने के डर से इसने इल्ज़ाम डाल दिया सिद्दीक बलोच पे कि हो सकता है कि सिद्दीक ने मुखबरी की हो। अब हकीकत ये थी ना अनीस जाहिद बलोच की मुखबरी में मुलविस था ना ही सिद्दीक, लेकिन मार के डर से उसने बता दिया और गो के उसने 2-3 दिन बाद कस्टडी में रहने के बाद भी इसने इनसे दोबारा बात की जिन्होंने उसे अगवा किया हुआ था और इसने बताया कि जी मैंने मार के डर से झूठ बोला है और हम में से कोई मुलविस नहीं है। लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए और हुआ क्या कि उन्होंने अनीस को गोली मार के उन्होंने उसका कत्ल करके उसको इलाके में फेंक दिया जहां वो रहता था उसके करीब ही। और इसी तरीके से उन्होंने अब जब अनीस की लाश मिली, अनीस तो कराची से जब निकला था बलूचिस्तान के लिए उस वक्त से ये तो किसी के साथ राब्ते में नहीं था, तो इसकी लाश वहां फेंकी गई और हुआ ये कि फिर लोगों में किसी ने कहा ये एजेंसियों ने मार के फेंका है, किसी ने कहा कि फलां तंजीम ने मारा, लेकिन डर के मारे खुलम खुला किसी तंजीम का कोई नाम नहीं लेता था और ज्यादा इल्जाम एजेंसियों पे डाला गया। अब सिद्दीक को ये पता था कि ये जो मारा गया है यकीनन ये वही कहानी है जिसके डर से वो भागा था वहां से और सिद्दीक भी वहां से इसी डर से आया था। तो सिद्दीक वो मजीद खौफजदा हो गया, उसकी फैमिली भी खौफजदा हो गई, लेकिन सिद्दीक के पास कोई ऑप्शन नहीं था और गो कि उसके वालिद ने कहा कि तुम कराची जाओ और यहाँ देख लेंगे, लेकिन सिद्दीक डरता था अगर मैं कराची जाता हूँ पीछे मेरी फैमिली को मार देंगे। सिद्दीक ने फैसला किया कि ठीक है जब तक मुझे क्लियर नहीं करते मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन उसको ये मोहलत ही नहीं मिली। और होता ये कि एक दिन जब सिद्दीक अपने मोहल्ले में बाहर बैठा था उसको घर के सामने 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने गोलियां मार के उसको एक मौके पे कत्ल कर दिया। तो आप देखें एक ऐसा नौजवान जो कि अपने मुस्तकबिल की खातिर कराची गया और उसे अंदाज़ा था कि अगर इलाके में रहूँगा बलूचिस्तान के उस छोटे से गांव में तो कोई ना कोई अलहदगी पसंद मुसल्लह गिरोह उसको अपने साथ शामिल करने के लिए प्रेशर डालेगा और जो कि उस पर डलता था प्रेशर, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से उस माहौल से दूर होकर निकला, कराची गया, लेकिन किस्मत की खराबी देखी ये वहाँ एक बड़े मसले में फंस गया और वहाँ से जब जान बचा के ये पुलिस ने जब हमने इसे पकड़ा तो उसके बाद इसको जब बेगुनाह साबित किया, चूंकि था ही बेगुनाह, इसे छोड़ा तो इसको किस तरीके से जाके उन्होंने मौका ही नहीं दिया अपनी सफाई पेश करने का और बेगुनाह इसको मार दिया। इसके कज़न को उसको भी बेगुनाह इन्होंने मारा, लेकिन था बड़ा अफसोसनाक। और ये तमाम तफसीलात मुझे जो बाद में पता चली, ये वो जो इसकी कौम के जो सरदार थे उनका भाई था कराची में, उसने मुझे तमाम चीज़ें बताई और बड़ा अफसोसनाक था, बड़ा दुख हुआ उसे भी मुझे भी, हम सबको जो सिद्दीक को जानते थे। आज भी मैं इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और ख़ास तौर पे सिद्दीक बलोच देखने में बड़ा मासूम सा नौजवान था, उसका चेहरा नज़रों से जब भी नज़रों के सामने आता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ताला सबको ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से महफूज रखे, सबके बच्चों को अपनी पनाह में रखे। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, उम्मीद है आपको ये एक अफसोसनाक लेकिन दिलचस्प स्टोरी पसंद आई होगी।